आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 26वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाके डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन होंगे अर्थव्यवस्था से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है। मुद्रा का अवमूल्यन, तो अवमूल्यन मतलब कि जो अन्य मुद्राएं हैं उनकी तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी होना। जैसे कि अवमूल्यन मतलब होता है कमी। अगर आपका कभी कभी होता है कि $1 बराबर है 70 रुपये के बराबर होता है, कभी कभी $1 बराबर है 80 रुपये हो गए। यानी कि पहले जब एक व्यक्ति $1 देता था तो आप 70 रुपये देते थे, लेकिन आज आपको 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। यानी कि आपकी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। देखा जाए तो ये अवमूल्यन अपने हाथ में नहीं होता है, कभी कभी अपने हाथ में होता है लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें क्या होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उस पर आधारित होता है। कई बार कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपना अवमूल्यन खुद ही कर देते हैं। जैसे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारा ₹1 $1 के बराबर था, लेकिन यहाँ पे अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि इसे बचाने के लिए रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद में। देखिए, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेबी कहाँ है या फिर आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आरबीआई से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है क्लोज इकोनॉमी, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो यह है आयात निर्यात की अनुपस्थिति। मतलब कि अगर आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना हो, नॉर्थ कोरिया एक देश है। तो जैसे होता क्या है कि कोई भी देश, नॉर्थ कोरिया को छोड़ दीजिए, कोई भी देश जो कि किसी भी अन्य देश से आयात और निर्यात नहीं कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लोज इकोनॉमी। मतलब कि उनका जो भी सामान है या फिर जो भी पैसा है उनके ही देश में रह रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। अगला है प्लास्टिक मनी क्या है। तो प्लास्टिक मनी मतलब कि क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। हालांकि डेबिट कार्ड को भी प्लास्टिक मनी कह सकते हैं, क्योंकि यह एक प्लास्टिक होता है लेकिन एक तरह का ये मनी है। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था। तो ये था हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का सबसे पहला बैंक था जो कि अंग्रेजों के ज़माने में खुला था। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1907 में। 1907 से आपको बता दें कि ये सूरत स्प्लिट वाला ईयर है। यहाँ पे एक सूरत विभाजन हुआ था जो कि कई बार आपसे पूछा जाता है, जो कि अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग में और गरम दल में भी विभाजन हो गया था, तो इसे हम कहते हैं सूरत विभाजन। अगला है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है। ये होता है उत्तर प्रदेश। और अगर पूछ ले कि चीनी कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो ये भी होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पटसन कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो पटसन होता है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ की साक्षरता सबसे अधिक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे महिला हो या पुरुष या फिर ऑल ओवर सबकी साक्षरता देश भर में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि योजना में कोर सेक्टर एक शब्द आता है। कोर सेक्टर, इसका क्या मतलब है। कोर सेक्टर मतलब कि चयनित आधारभूत उद्योग। कुछ उद्योगों का चयन किया गया हो उसे हम कहते हैं कोर सेक्टर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो ये है घरेलू क्षेत्र का। घरेलू क्षेत्र है उसमें ये जो सकल घरेलू बचत है, इसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। एक बुक है इंडिया इज फॉर सेल। इस बुक को किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि सार्क यानी कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, जो दक्षेस है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तब, तो ये हुई थी 8 दिसंबर
1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये है नेपाल में। नेपाल में कहाँ, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, काठमांडू में। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया के देश हैं उनका एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने % हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो ये था 29%। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब हमारे यहाँ GST लग चुका है। विक्रेता बाजार से क्या मतलब होता है, तो देखिए 2 तरह की बाजारें होती हैं, एक होता है क्रेता और एक होता है विक्रेता। तो विक्रेता अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये है कि जहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, यानी कि पूर्ति कम हो। तो देखिए अगर मार्केट में किसी चीज़ की पूर्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा उसको अगर मांग रहे हैं और पूर्ति कम है तो यहाँ पे विक्रेता अपने मन मुताबिक उसका पैसा रख सकता है। लेकिन क्रेता बाजार में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे होती है पूर्ति अधिक। जैसे कि किसी चीज़ की मांग बहुत कम है, मांग है 5 किलो की और मार्केट में उपलब्ध है 25 किलो, यानी कि मार्केट में 20 किलो बचना तय है। तो इसी 20 किलो बचे ना, इसके लिए क्या करते हैं दुकानदार कि इसका रेट कम से कम लगाते हैं और इसे हम कहते हैं क्रेता बाजार। तो ये 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, क्रेता बाजार और विक्रेता बाजार। अगला है कि अंकटाड IX, यानी कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और शहर का नाम है मिडरैंड। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि योजना आयोग के द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है। तो कुल मिला के ये समझिए कि एक बुक है भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं, इसके लेखक कौन है, ये है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। यहाँ पे देखिए एक शब्द है योजना आयोग, जो कि भारत सरकार के लिए योजना बनाता था, लेकिन इसको 1 जनवरी 2015 में नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, जैसे कि सेम टू सेम योजना आयोग में होता था। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों का काम अलग अलग है। योजना आयोग का काम था कि सरकार को योजना बना के दे, नीति आयोग का काम है सरकार को केवल और केवल सलाह देना। अगला है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई, तो ये लागू की गई 1997 से। दिन था 17 सितंबर। नजून दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था, तो ये था रेल भाड़ा विषय से। जो रेल भाड़ा था इसी के लिए ये समिति बनाई गई थी। नजून दप्पा समिति कब बनाई गई थी, तो 1993 में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मनीला में, और मनीला मतलब कि फिलीपींस की राजधानी। अगर आपने रेमन मैगसेसे पुरस्कार का नाम सुना हो, जो कि 2019 में भी भारत के एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है रवीश कुमार, तो ये मिलता है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में ही। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है। द्विपक्षीय दानदाता, तो ये है जापान। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जापान की कैपिटल कहाँ है, जापान की कैपिटल कहाँ है, कमेंट करके बताइए। जापान पे 2 बार परमाणु हमला भी हुआ था, 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को। किसने किया था, तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अगला है कि WWF का क्या मतलब है, यानी कि फुल फॉर्म, तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला है नाबार्ड, जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है, तो नाबार्ड एक बैंक है। आपने नाबार्ड का नाम जरूर सुना होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब ये कि अर्थव्यवस्था को सही रखने के लिए काम करना, तो ये है समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या है, तो देखिए जब संविधान बना तो 3 तरह की सूची बनाई गई। एक थी उसमें समवर्ती, और एक थी राज्य के लिए, और एक थी केंद्र के लिए। केंद्र की सूची में जिन जिन विषयों को रखा गया, जैसे कि रक्षा, रेल,
इस तरह जो भी विषय यहाँ पे रखे गए हैं, देश का बॉर्डर, देश या फिर किसी भी स्टेट का बॉर्डर, तो जैसे राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, हालांकि प्रारंभिक शिक्षा दोनों में है तो इसको नहीं लिखते हैं। तो इस तरह इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। ऐसा नहीं है कि रक्षा, जब मतलब कि किसी रक्षा पे कोई राज्य कानून बना दे। राज्य का अपना एरिया है, लेकिन जो समवर्ती सूची है उनमें क्या है कि इनमें कोई भी राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी मैटर है तो उस पर अगर वो समवर्ती सूची में है तो उस पर राज्य या फिर केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। अगर कोई कानून नहीं है तो राज्य कानून बना देता है, तो राज्य का कानून उस राज्य में माना जाएगा। लेकिन अगर उस पर केंद्र कानून ला देता है 1-2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद, तो वहाँ पे राज्य का कानून खत्म हो जाएगा, केंद्र का कानून लागू हो जाता है। यहाँ पे देखिए कई बार ऐसे होते हैं जो कि किसी सूची में शामिल नहीं होते हैं, और उस तरह के विषयों को हम क्या करते हैं कि उनको हम दे देते हैं केंद्र सरकार को। तो ये जो समवर्ती सूची है इसमें था आर्थिक नियोजन। अगला है करपाट, यानी कि काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, करपाट। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी। सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुए 1988 में। देखिए सेबी काम क्या करता है, तो सेबी का एक तो काम है कि जो हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है उनकी देख रेख करना। अगला है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा मतलब शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब है कि जो बच्चे छोटे हैं उनकी मृत्यु दर। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि 18 साल या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम कराए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। अगला है कि स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी। जो स्वामीनाथन समिति थी ये किस पे काम करने के लिए बनाई गई थी, तो ये थी जनसंख्या नीति पे 1994 में। अगला है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि IRBI की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 20 मार्च 1985 को। देखिए अगर बात जनसंख्या की आ गई है तो हमारे यहाँ जो जनसंख्या की गणना होती है हर 10 साल पे होती है। पहली गणना हुई थी 1881 में और तभी से लगभग 10-10 साल पे ये गणना होती है। हालांकि इससे पहले भी एक बार गणना की गई थी 1872 में, लेकिन इसका उतना डाटा नहीं रखा गया, इसीलिए तुरंत 1881 में जनगणना कराई गई। इसके बाद हर 10 साल पे यानी कि 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब अगली बार 2021 में होगी। तो इस तरह जो जनगणना होती रहती है, जब तक नई जनगणना ना हो जाए तब तक हम पुराने जनगणना को ही आधार मानते हैं। जैसे कि इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2019 चल रहा है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है तो सही उत्तर है 121 करोड़। हालांकि 121 करोड़ तो 2011 में थी, अगर अब आप रियल में देखेंगे तो ये करीब करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक नया डाटा ना आ जाए तब तक आपको पुराने डाटा पे ही चलना होता है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे कम आय मिलती हो किसी भी मजदूर को, तो ये है बिहार। बिहार है जिसकी कैपिटल है पटना। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। देखिए होता क्या था कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती थी और उसमें खास जो क्षेत्र था उस पर फोकस किया जाता था ताकि उस क्षेत्र में अच्छा काम किया जा सके। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि और सिंचाई पे फोकस किया गया, क्योंकि जब देश का बंटवारा हो गया था और देश आज़ाद भी हो गया था तो उस समय हालत बदतर थी और इसे सुधार लाने के लिए सबसे पहले कृषि पर फोकस करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं तो अगला है किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी, तो ये थी राज्य समिति। मतलब कि कोई जो व्यक्ति जितना खेत जोत रहा है, जिसका जितना खेत है उस पर टैक्स लगाने की बात की गई थी। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है, तो नहीं। देखिए योजना आयोग को संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है या फिर संविधान में योजना आयोग के बारे में कहीं बात नहीं की गई है। इसको एक कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा लाया गया, मतलब कि कैबिनेट की मीटिंग हुई
और यहाँ पे योजना आयोग को बना दिया गया। तो अब अगर इसको ख़त्म भी करना होगा तो कैबिनेट की एक मीटिंग होगी और इसको आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसीलिए इसका नाम बड़े ही आसानी से बदल के नीति आयोग कर दिया गया। अगला है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये था सन 1978-79 में। आगे बढ़ते हैं तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ज़्यादा उत्पादन, तो ये होता है असम। चलिए कमेंट करके बताइए असम की कैपिटल कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा दूसरा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले कि सबसे अच्छी चाय भारत में कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा असम, लेकिन सबसे अच्छी दार्जिलिंग में। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा असम की कैपिटल कहाँ है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में, और इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WTO। अगला है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? जैसे कि हमारे यहाँ जो भी शेयर मार्केट है तो इनको देखने का काम करता है SEBI, ये, और इसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि आर्बिट्रेज का क्या मतलब है? तो आर्बिट्रेज का मतलब यह है कि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ले जाकर के ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं आर्बिट्रेज। अगला है कि BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया था? तो ये दिया गया था JB से के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ये है मुद्रा के प्रचलन से, मतलब कि मुद्रा किस तरह मार्केट में चल रही है। निक्की क्या है? निक्की तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक का नाम है निक्की। टोक्यो का जो स्टॉक एक्सचेंज का और शेयर मूल्य सूचकांक है, इसका नाम है निक्की। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1982 को। आदिभूत सैन्य समिति का संबंध किससे है? यह है लघु उद्योग क्षेत्र से। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो ये है बालिका शिक्षा से। ये कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो ये थी गांधी जी की पत्नी, गांधी जी की पत्नी। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करके बताइए गांधी जी के माता जी का क्या नाम था? गांधी जी के माता जी का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। नाम शुरू होता है P से। आगे बढ़ते हैं तो अगला है RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए अपनी रिपोर्ट बनाई? तो RN मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र से। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब कि CSO के द्वारा ये गणना की जाती है कि भारत की राष्ट्रीय आय कितना है, नेशनल इनकम जिनको हम बोलते हैं। अगला है कि उद्योगों में तीव्र विकास और औद्योगिकीकरण की रणनीति से मुख्य रूप से यह किस योजना की अंग थी? तो जो देखिए पहली जो योजना आयोग आया था 5 साल के लिए, पंचवर्षीय योजना, उसमें हमने फोकस किया कृषि पे। दूसरी वाले में हमने फोकस किया औद्योगिकरण में, मतलब कि उद्योगों पे। तो ये थी दूसरी योजना। अगला है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये थी राकेश मोहन समिति। अगला है कि ऐसा कोई कर जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो देखिए जिस अधिकार के बारे में, जिस टैक्स के बारे में, जिस कानून के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, अगर उसको लगाना है तो इसका अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, किसी भी राज्य को नहीं है। अगला है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है या फिर विकासशील है? तो भारत की अवस्था अभी है विकासशील, यहाँ की अर्थव्यवस्था हम विकसित अभी नहीं है। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो ये होती है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी का काम कौन करता है? तो यह है वित्त आयोग। क्योंकि जो आज आप GST देख रहे हैं,
इसमें भी क्या होता है कि जो राज्य का पैसा है इसको केंद्र सरकार वसूल ले रही है। तो वहाँ पे जब एक केंद्र सरकार वसूल रही है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार राज्य को ये पैसा देगी। और कई बार क्या होता है कि केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, तो विवाद होने के कारण कई बार ये विवाद कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो इनका विवाद ना बढ़े इसके लिए काम करता है वित्त आयोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आज के इस वीडियो में इतना ही।